तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल VKC लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले इसका इतिहास जानना, थोड़ा प्रकाश के बारे में ये जानना कि ये कैसे आया, इसको जानना भी बेहद जरूरी होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश के बारे में अलग अलग विचार प्रकट किया। जैसे हमारे रोमर साहब आए, इसके बाद हाइगेंस, मैक्सवेल, न्यूटन, दकार्ते, थॉमस यंग, आइंस्टीन, तरह तरह के साइंटिस्ट आए और प्रकाश के बारे में अपने अपने विचारों को रखा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं किन वैज्ञानिकों ने प्रकाश के बारे में अपना कौन सा विचार प्रकट किया। तो बारी बारी से ध्यान देना है कि देखिए, प्रकाश के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, प्रकाश के बारे में जो बात करेंगे तो वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रोमर। रोमर साहब ने, ध्यान रखना है कि रोमर साहब ने सबसे पहले प्रकाश की गति के बारे में बताया था। किसने? तो रोमर साहब ने। तो हम लोग कह सकते हैं कि रोमर साहब ने प्रकाश की गति को सबसे पहले बताया था। प्रकाश की गति को सबसे पहले बताने का काम रोमर साहब ने किया। प्रकाश की गति को सबसे पहले बताया किसने? तो रोमर ने। ये ध्यान रखना है कि रोमर साहब ने प्रकाश की गति को सबसे पहले बताने का काम किया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हाइगेंस। तो हाइगेंस साहब ने क्या बताया? हाइगेंस साहब ने क्या बताया? तो इनका देखिए, रोमर ने बताया है कि प्रकाश की गति सबसे पहले किसने दिया? तो रोमर ने दिया। हाइगेंस ने यह बताने का काम किया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में रहता है। प्रकाश तरंग के रूप में रहता है। प्रकाश तरंग के रूप में रहता है। ये बात किसने बताने का काम किया? तो हाइगेंस साहब ने बताया। हाइगेंस का मानना था कि प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में रहता है। इसके बाद फिर मैक्सवेल आए। मैक्सवेल साहब आए और मैक्सवेल साहब ने बताने का काम किया। मैक्सवेल ने बताने का काम किया कि प्रकाश जो है, इन्होंने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात बताने का काम किसने किया? तो मैक्सवेल ने किया। विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का अर्थ होता है कि वैसे तरंग जिनके संचरण के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात ये निर्वात में भी आसानी से गमन कर सकते हैं। तो वैसे तरंग को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। और ये बात मैक्सवेल ने बताने का काम किया कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद एक दकार्ते नाम के वैज्ञानिक, दकार्ते का मानना था, इनका मानना था कि प्रकाश कण के रूप में रहता है। प्रकाश कण के रूप में रहता है, लेकिन ये सिर्फ माने थे, प्रमाणित इन्होंने नहीं किया था। दकार्ते का मानना था कि प्रकाश जो है एक कण के रूप में मौजूद होता है। तो ध्यान रखना है कि इन्होंने सिर्फ माना था,
इनका मानना था कि प्रकाश जो है किसके रूप में रहता है? कण के रूप में। बाद में न्यूटन साहब आए और इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर इस बात को प्रमाणित किया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके अंतर्गत इन्होंने कणिका सिद्धांत को ही दिया था। तो आप कह सकते हैं कि कणिका सिद्धांत के अंतर्गत तो दकार्ते साहब का मानना था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में रहता है। सिर्फ माने थे, इन्होंने कोई बात प्रमाणित नहीं की थी। लेकिन न्यूटन साहब ने एक कणिका सिद्धांत दिया और कणिका सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया, प्रमाणित किया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो न्यूटन साहब ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। उन्होंने कणिका सिद्धांत दिया और उसी के अंतर्गत उन्होंने इस बात को साबित किया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता। अब इसके बाद ध्यान रखना है, एक थॉमस यंग इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण को दिया और व्यतिकरण के अंतर्गत इन्होंने बताने का काम किया। व्यतिकरण में भी इन्होंने इसी बात को बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता। तो थॉमस यंग ने व्यतिकरण की घटना को बताया और व्यतिकरण के आधार पर बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता। प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद फिर मैक्सवेल साहब, इन्होंने फिर से प्रयोग किया और मैक्सवेल साहब ने फिर एक कल्पना निकाली। इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है कण व तरंग दोनों रूपों में रहता है। प्रकाश कण व तरंग दोनों रूपों में रहता, लेकिन इनका सिर्फ मानना था। इन्होंने इस बात को प्रमाणित नहीं किया था। मैक्सवेल साहब का मानना था कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में मौजूद रहता है। अंततः एक साइंटिस्ट आए, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने क्या बताया? तो ध्यान रखना है कि आइंस्टीन साहब आए और इन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का होता है। मतलब इसके पास जो है डबल नेचर होता है, लाइट हैविंग डबल नेचर। तो लाइट के पास जो है डबल नेचर होता है, एक उसका वेव नेचर होता है तरंग का और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। इस बात को प्रमाणित किया किसने? तो आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का होता है। प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का होता है। प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का होता है और इसी के अंतर्गत इन्होंने बताया और साबित भी किया कि प्रकाश कण व तरंग दोनों के रूपों में रहता। एक बार फिर से बारी बारी से सबके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश
अगर पूछा जाए कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किन्होंने बताया था, तो रॉमर साहब ने प्रकाश की गति को सबसे पहली बार बताया था। फिर हाइगेंस का मानना था कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में रहता है। ये बात किन्होंने बताई थी? तो हाइगेंस साहब ने बताई थी। फिर मैक्सवेल साहब आए और उन्होंने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी आसानी से जा सकता है। फिर दकार्ते साहब, इनका मानना था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में रहता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर प्रकाश का निर्माण होता है, लेकिन इन्होंने कोई प्रयोग करके प्रमाणित नहीं किया था। तो इनके बाद न्यूटन साहब आए और उन्होंने एक प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, और इसी सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि प्रकाश का जो छोटा छोटा कण होता है उसे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन साहब ने उन्हें प्रमाणित कर दिया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर थॉमस यंग, इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को बताया, और उस आधार पर इन्होंने बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। फिर मैक्सवेल साहब आए और उन्होंने बताया कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में रहता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ माना था, प्रमाणित इस बात का इन्होंने नहीं किया कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूपों में रहता है। अंततः आइंस्टीन साहब आए और उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बात प्रमाणित कर दिया कि लाइट के पास डबल नेचर होता है, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति की होती है, अर्थात प्रकाश पार्टिकल के रूप में भी कार्य करता है और वेव के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात इस बात को प्रमाणित किया आइंस्टीन ने कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में मौजूद रहता है। चलिए यहाँ तक सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश और उसके गुणों के बारे में, जानेंगे हम लोग प्रकाश क्या है और इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, प्रकाश जो होता है, ध्यान रखना है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। हम लोग कह सकते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश भी ऊर्जा, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी होता है सूरज। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। इसका मतलब है कि यदि प्रकाश नहीं होता, प्रकाश की अनुपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को कभी देख नहीं पाते, तो हम लोग कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप कि प्रकाश क्या है। तो यह एक ऊर्जा का रूप होता है, या यह ऊर्जा का एक रूप होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारी आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करता है, देखने की अनुभूति प्रदान करता। ध्यान रखना है कि प्रकाश क्या है। यह ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारी आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात इसकी अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। ध्यान रखना है, प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारी आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अर्थात इसकी अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है।
विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब है इसको चलने के लिए, संचरण करने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी आसानी से गमन कर सकता है। और एक बात ध्यान रखना है कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच रहता है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि प्रकाश के बारे में कह सकते हैं कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसका तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 3500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब होता है कि जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो आप आसानी से यहाँ कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इसे चलने के लिए या गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात वैक्यूम, इसको इंग्लिश में वैक्यूम कहा जाता है, वैसा स्थान जहां हवा भी ना हो उसे निर्वात कहा जाता है। तो अर्थात यह निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात में भी गमन कर सकती है। अब ध्यान देना है, ये प्रकाश क्या है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 3500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम तक होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग जब भी है तो इसका मतलब है इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कि यह निर्वात में भी आसानी से चल सकता है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है? तो यहीं पर आप पोस्ट में लिख सकते हो कि एक एंगस्ट्रम जो है ये बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग जो जानेंगे और प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं ना, और प्रकाश की चाल को भी हम लोग जानेंगे। तो ध्यान देना है कि प्रकाश जो है, प्रकाश आप कह सकते हो कि यह प्रकृति से अनुप्रस्थ तरंग होती है। यह प्रकृति से अनुप्रस्थ तरंग होती है। यह प्रकृति से अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब ध्यान रखना है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो प्रकृति से जब पूछे कि प्रकाश प्रकृति से कैसा तरंग है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अनुप्रस्थ तरंग होना चाहिए। चलिए यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे जानेंगे इसके गुणों के बारे में। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। प्रकाश के पास कौन कौन सा गुण होता है? तो देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहले ध्यान रखना आपको कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो यह हमेशा सरल रेखा इसी को कहा जाता है सीधी रेखा। सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रकाश जो है हमेशा कैसी रेखा में? तो सरल रेखा में गमन करती है। इसका प्रयोग आप लोग आसानी से कर सकते हैं। पाइपों की मदद से इसका प्रयोग किया जा सकता है कि प्रकाश जो है हमेशा किस रेखा में? तो सीधी रेखा या फिर सरल रेखा में गति करती है। ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, हम लोग जो जानेंगे, हम लोग ने देखा कि प्रकाश की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को आसानी से
देख पाते हैं। ये प्रकाश कैसा होता है? तो प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है। कैसा होता है? स्वयं में अदृश्य होता है। तो आप कह सकते हैं कि यह स्वयं अदृश्य होता है। यह स्वयं अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, किंतु इसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ये बातें ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान देना है कि प्रकाश जो है दोहरी प्रवृत्ति का होता है। प्रकाश जो है दोहरी प्रवृत्ति का होता है। तो आप लिख सकते हैं कि यह दोहरी प्रवृत्ति का होता है। यह दोहरी प्रवृत्ति का होता है। दोहरी प्रवृत्ति का होता है। दोहरी प्रवृत्ति कहने का मतलब है एक इसका होता है, एक इसका होता है कि ये कण के रूप में भी, और दूसरा होता है यह तरंग के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्थात यह कण व तरंग, कण व तरंग दोनों रूपों में रहता है। इसी को कहते हैं डबल नेचर। ध्यान रखना है, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का होता है। इसका मतलब है कि यह कण और तरंग दोनों के रूपों में होता है। इसके बाद जो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश जब माध्यम बदलता है, तो ध्यान रखना है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य और वेग कहिए या चाल कहिए, ये दोनों उसका बदल जाता है। जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नियत रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि माध्यम बदलने पर इसका वेग या चाल व तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाता है। माध्यम बदलने पर इसका वेग व तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाता है, किंतु इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित होती है, अर्थात नहीं बदलती है। अपरिवर्तित होती है अर्थात नहीं बदलती है। तो ध्यान रखना है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाता है, जबकि इसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है और परिवर्तित रहती है, ये एक नियत रहती है। इसके बाद ध्यान रखना है, इसके बाद जो हम लोग जानेंगे कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। आप कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये बातें भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग कुछ माध्यम जैसे जाने हवा, जैसे हवा जाने, हवा या निर्वात, इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसको जब हम लोग किलोमीटर में चेंज करते हैं, इसी को आप लिख सकते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे घंटा नहीं, ध्यान रखना है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और इसी में हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा ऑप्शन डाल दिया जाता है कि इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और ऑप्शन में हवा अलग, निर्वात अलग, फिर कांच और जल डाल देता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हवा या निर्वात दोनों में तो सेम होती है। लेकिन ध्यान रखना है, हवा की अपेक्षा
हवा की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। ये बातें ध्यान रखना है। तो हवा की अपेक्षा जो है, हवा की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। मतलब हवा में कह सकते हैं आप कि हवा में निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में लगभग 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 9000 मीटर पर सेकेंड कम होती है। तो 9000 लाख यहाँ पे देखा जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर की तुलना में 9000 बहुत कम माना जाता है, इसलिए इसको नहीं के बराबर मानते हैं। और इस आधार पर ध्यान रखना है, इस आधार पर अगर देखा जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है ना। ऐसे निर्वात या हवा में दोनों में लगभग समान माना जाता है। दूसरा, जब हम लोग जल की बात करें, जल में कितना होता है प्रकाश की चाल, तो ध्यान रखना है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या इसी को आप कह सकते हैं 2 लाख, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद ध्यान रखना है, इसके बाद जो है कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग कहेंगे 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। इसमें प्रकाश की चाल कैसी होती है, तो न्यूनतम होती है। अब इस आधार पे ध्यान देना है, इस आधार पे अगर क्वेश्चन डाला जाएगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, तो निर्वात में, सबसे कम किस में होती है, तो कांच में। इसका एक आप डायग्राम के अगर सहायता से देखें तो आप बता सकते हैं आसानी से कि निर्वात में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की चाल, इसके बाद हवा का नंबर आता है, इसके बाद जल की बारी होती है, और इसके बाद कांच का आता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, इसके आगे फिर हम लोग जानेंगे। देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में ही ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो आप कह सकते हैं यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फोटोन के नाम से जानते हैं। ये भी इसका प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। इसके बाद ध्यान रखना है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में किन किन रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। ऐसे थोड़ा यहाँ भी जान लेते हैं, यहाँ भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि 7 रंग में कौन कौन से आ जाते हैं, तो बै, जा, नी, पी, ना, ला। इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बै मतलब हो जाता है बैगनी, ध्यान रखना है। बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, और ला मतलब लाल। इन्हीं 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। इसके बाद ध्यान रखना है कि प्रकाश के साथ कौन कौन सी घटनाएं संभव होती है। तो प्रकाश चूंकि कण
और वेव तरंग दोनों के रूप में रहता है। इसके साथ होने वाली घटनाएं ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, परकिरणन, इसके बाद वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, घूर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या उसको हम लोग बहुलित परावर्तन भी कहते हैं। बहुलित परावर्तन आदि घटनाएं आदि होता है। ये सब घटनाएं प्रकाश से संबंधित होती है। अब देखिए एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसके साथ कौन कौन सी घटनाएं होती है। ध्यान रखना है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन कौन सी घटना होगी। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यह एक पृथककारी पृष्ठ है, सतह है, और इसको मान लेते हैं पहला माध्यम और इसको मान लेते हैं हम लोग दूसरा माध्यम मान लेते हैं। तो प्रकाश की किरण यदि यहाँ से चली, ये किरण तो आपतित हो गई और इस माध्यम के द्वारा यहाँ से लौट के पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इसको हम लोग परावर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? परावर्तन के नाम जाने। कब? जब प्रकाश की जाने वाली किरण वापस होकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। अब दूसरा होता है यहाँ पर हम लोग एक लंब डाल लेते हैं, इसी को भी लंब कहते हैं। अब दूसरा है कि प्रकाश की किरण यदि जा रही हो और दूसरे माध्यम में जाते वक्त यदि अपने रास्ते से विचलित हो जाए, भटक जाए, तो उसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और तीसरा है यदि प्रकाश की किरण माध्यम से टकराती है और उस माध्यम के द्वारा इसके कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाता है, इस घटना को हम लोग अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके इसे चारों ओर बिखेर दिया जाता है। इसी से परिकिरणन की घटना जो है उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, यदि उसी माध्यम में वापस लौटती है, उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। किस नाम जानेंगे? परावर्तन के नाम से। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरे माध्यम में अपने पथ से विचलित होती है, तो इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? अपवर्तन के नाम से जानेंगे। और तीसरा ध्यान रखिएगा कि माध्यम सतह द्वारा अवशोषण होता है, मतलब कुछ ऊर्जा पूरी की पूरी अवशोषित नहीं होती है, तो माध्यम सतह द्वारा अवशोषण होता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अवशोषण के नाम से जानते। और इसी से ध्यान रखना है, अवशोषण करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि अवशोषण करने के बाद, उसी में लिख सकते हैं क्या, अवशोषण करने के बाद शेष बची प्रकाश को चारों ओर बिखेर दिया जाता
बिखेर दिया जाता है। और इस घटना को हम लोग परिकिरणन के नाम से जानते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं हम लोग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 24 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 24 सेकेंड का समय लगता है। सेकेंड में कहीं कहीं पे अलग अलग दिया रहता है, तो मोटा मोटी आप 8 मिनट जरूर याद रखिएगा। उसके बाद कहीं पे 16, 20, 24 देखने को मिलता है। तो 8 मिनट ध्यान रहना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 24 सेकेंड। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग जब आगे मिलेंगे तो हम लोग लेकर आएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है और इनके कौन कौन से नियम है। तब तक के लिए धन्यवाद।